सोशियोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको पता चलेगा कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एमर्ज क्यों हुआ, ऐसी क्या जरूरत हुई कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को आना पड़ा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम समझने वाले हैं कि भाई जो सोशियोलॉजी का एमरजेंस है उसकी पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आके खड़ी हो गई कि भाई सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन सोसाइटी में आना ही पड़ा। एंड ये सोशियोलॉजी है क्या, सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। बस ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहीं आपको सारी अपडेट मिलती है, क्विज भी मिलते हैं, चीट शीट्स भी मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखो, सोशियोलॉजी जो एमर्ज हुआ है ये हमारा अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी में एमर्ज हुआ है। फॉर एग्जांपल, बहुत पहले से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सोशियोलॉजी अभी रिसेंट फिनोमेना ही है, एक नया सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। बट जब हमारे पास ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इतनी सारी सब्जेक्ट्स हैं, तो व्हाई वी नीड सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई? तो जब भी हम एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 पिलर आते हैं, और ये 3 पिलर एक ऐसी सिचुएशंस हैं जो सोशियोलॉजी को आने के लिए मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, देन इन तीनों को ही हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, द एनलाइटनमेंट पीरियड। एनलाइटनमेंट पीरियड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग हैं पहले रिलीजियस तरीके से सोच रहे थे, अब धीरे धीरे साइंटिफिकली वो सोच रहे हैं, लोगों का एनलाइटनमेंट हो रहा है, एक तरह से इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ये है। लोग जिस तरह से सोच रहे थे, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया? ये हो गया इंटेलेक्चुअल। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, 1750 टू 1850 में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब सोसाइटी जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चरल सोसाइटी से फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। तो ये कौन सा चेंज होगा? ये होगा इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक बदलाव इसको बोलते हैं। और फिर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 के आसपास आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूरोप में मोनार्किकल गवर्नमेंट को हटाकर डेमोक्रेसी को लाने की बात की जाती है। और ये कौन सा चेंज है? ये है राजनीतिक बदलाव, पॉलिटिकल चेंज। इतने तरह के चेंज हो रहे थे सोसाइटी में, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो इन तीनों बदलाव को पढ़ सके, इसलिए सोशियोलॉजी को आना पड़ा। यही से मैंने शुरू किया है, यही मैं लास्ट में खत्म करूंगी। अब हम आगे एक एक करके टॉपिक को जरा समझते हैं। देखो, ये जो ईयर्स है ना, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे 1750 टू 1850 ईयर्स फिक्स नहीं है, तो हम एक अनुमान लगा के चलते हैं कि कौन से ईयर्स ये होंगे। सबसे पहले इन तीनों को समझने के से पहले भी मैं आपको लेके चलती हूँ डार्क एज में। डार्क एज में कब की बात हो रही है? 476 सेंचुरी एरा की। ठीक है, तब की बात हो रही है। डार्क एज क्यों कहा गया है? ये एक ऐसा समय था जब लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास को फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते थे, यानी जो भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। अगर कोई गरीब है तो भगवान ने इसको गरीब बनाया है, मतलब हो रहा है ना, अगर आप भगवान ने आपको गरीब बनाया है और फिर भगवान है जो आपको पुराने जन्म की सजा दे रहे हैं, जिस वजह से लोग अपनी गरीबी को हटाने की एक तरह से कोशिश भी नहीं करते थे। अगर कोई बीमार है तो भाई इसलिए बीमार है क्योंकि गॉड चाहते हैं, क्योंकि भगवान पनिशमेंट देना चाहते हैं, इन्होंने पुराने जन्म में कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, अब वो इंसान की बीमारी का इलाज करने का भी ट्राई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसे गॉड से कनेक्ट कर दिया गया। सो देखिए, यहाँ पे डार्क एज में क्या हो रहा था? नॉलेज कंट्रोल्ड बाय चर्च। नॉलेज कौन कंट्रोल कर रहा था? चर्च कंट्रोल कर रहा था, रिलीजन कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, और उस टाइम ट्रेड, सिटीज, लर्निंग सब कुछ यहाँ पे गिर रहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो रोम था ना, रोम, फॉल ऑफ रोम एम्पायर, वो गिर रहा था। और जब भी आपकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब वो गिरती है तो जो गवर्नमेंट है वो वीक हो जाती है। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम राइज हो रहा था। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब हटती है तो आसपास के जो लोकल लीडर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं भाई हम अपनी पावर को बढ़ाएंगे। तो वो कौन थे? वो थे फ्यूडल लॉर्ड्स, वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रीक्वेंट वॉर्स एंड इन्वेजन, भाई वहां पे आप देखेंगे लगातार वॉर हो रहे थे, लगातार इन्वेजन यानी कि कब्जा किया जा रहा था उस जमीन पर। एंड लिटिल प्रोग्रेस इन साइंस एंड आर्ट्स। ऑब्वियसली बात है भाई, इतनी सारी चीजें चलती रहेंगी तो कहाँ से साइंस में प्रोग्रेस होगा, कहाँ से आर्ट में प्रोग्रेस होगा? तो सोसाइटी में सब कुछ बहुत ज्यादा सिस्टम बेकार चल रहा था, गवर्नमेंट भी गिर रही थी, लिटरेचर आर्ट की कोई बात नहीं हो रही, एजुकेशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, सब लोग अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं, हर चीज को गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे, ये वाली सिचुएशन थी डार्क एज जिसको बोला जाता है। उसी समय
अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अराउंड 476 सीई की, उसके बहुत सालों बाद यही चलता रहता है। फिर आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि अब लोग हर चीज रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, अब लोग साइंस के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं कि भाई साइंस भी कुछ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बाढ़ आ गई है तो बाढ़ क्यों आई है, ये नहीं कि भाई रिलीजन ऐसा चाह रहा है, भगवान ऐसा चाह रहे हैं, साइंटिफिक रीजन है हर चीज का। सो शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस एक्सप्लेनेशन टू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रीजन। ठीक है, तो हम रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑब्जर्वेशन, हर चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, हर चीज का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है क्योंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आ गए हैं, और रीजन यानी लॉजिक के बेसिस पर सारी चीजें चल रही हैं। अब इसी टाइम कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उभर कर आ रहे थे, जैसे कोपरनिकस, इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। देखो अब हम ये मानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, लेकिन पहले क्या माना जाता था कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, अर्थ फिक्स जगह पे है, जो सन है वो चक्कर लगा रहा है, वो राउंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, लेकिन यहाँ पे आती है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, कोपरनिकस आते हैं, वो कहते हैं ये गलत है। ठीक है, अर्थ यहाँ पे सन के अराउंड घूमती रहती है। उसके अलावा गैलीलियो टेलीस्कोप निकाल के देते हैं, टेलीस्कोप से आप प्लैनेट्स को देख सकते हैं। ठीक है, सारे प्लैनेट को आप देख सकते हैं। उसके अलावा न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ निकाला कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो ग्रेविटी कहा जाता है इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं और वो साइंटिफिक थ्योरी दे रहे हैं, और जब ऐसी चीजें सोसाइटी में आती हैं तो लोगों का दिमाग भी खुलने लगता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, हमें भी ये सब चीजें देखने की जरूरत है। तो लोग भी अब हर चीज को रिलीजियसली एक्सप्लेन करने की जगह साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने लगे। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट बढ़ने लगी, एंड इसी ने चैलेंज किया चर्च की अथॉरिटी को, क्योंकि अब लोग साइंटिफिकली सोच रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है भाई जो चर्च हमें बेवकूफ बना रहा है और हमें साइंस के पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को सोचना होगा। ठीक, तो लोग चर्च के पास जाएंगे और उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक, फिर आता है रेनेसा 16 to 18 सेंचुरी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा? रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। किस चीज का पुनर्जागरण हो रहा है भाई? ह्यूमन की थिंकिंग का। रीबर्थ ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग। अब आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ह्यूमनिज्म, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी पे फोकस किया जाए। भाई एक इंसान की जो लाइफ है वो ज्यादा जरूरी है, रिलीजन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक, ग्रोथ ऑफ साइंस एंड रीजन, इसी टाइम साइंस ग्रोथ कर रहा था। अब मैंने आपको बताया कि भाई इसी टाइम है बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो आ रहे थे, पैरेलली आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी चल रहा था। क्वेश्चनिंग चर्च एंड मोनेर की, अब जो लोग हैं, लोगों की जो सोच है वो बदल रही है, लोग चर्च को क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड इसी ने एनलाइटनमेंट जो पहला पिलर है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का, उसका ग्राउंड, उसका बेस बनाया। ठीक है, रेनेसा यानी धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, धीरे धीरे आर्ट और लिटरेचर है वो भी उभर कर आ रहा है, और इसी की वजह से आता है एनलाइटनमेंट, जिसको कहते हैं प्रबोधन काल, जो कि फर्स्ट पिलर है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। क्या है एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, यानी लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है, लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। एनलाइटनमेंट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एंड कल्चरल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। बताया कल्चरल मूवमेंट कैसे है? क्योंकि अब जो आर्ट है, लिटरेचर है वो भी ग्रो कर रही है, कल्चर भी उनका चेंज हो रहा है। ये 17 to 18 सेंचुरी यूरोप में आया, दैट एम्फेसाइज, जिसने बताया कि भाई रीजन यानी हर चीज को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, साइंस, लॉजिक, इंडिविजुअलिज्म ओवर ट्रेडिशन। इंडिविजुअलिज्म ओवर ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि पुराने टाइम में लोग ट्रेडिशन को पहले रखते थे, अपने कल्चर को पहले रखते थे, फिर चाहे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट हो या ना हो। लेकिन अब एनलाइटनमेंट में बोला गया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल का कल्चर क्या कह रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एक इंसान है उसकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपरस्टिशंस यहाँ पे और अंधविश्वास वो भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड रिलीजियस अथॉरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साइंस, लॉजिक, इंडिविजुअलिज्म को पहले रखा गया रेदर देन सुपरस्टिशंस, रिलीजियस अथॉरिटीज। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें परंपरा, अंधविश्वास और धार्मिक सत्ता के स्थान पर तर्क, विज्ञान, तार्किक सोच और व्यक्तिवाद पर जोर दिया गया। क्या है एनलाइटनमेंट के फीचर? यही जो हमने पढ़े। पहले तो लोग फेथ से रीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। रीजन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनिंग। अब जो चर्च बोल रहा है हम डायरेक्टली उसको नहीं मानेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई आर यू सेइंग दिस।
आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीजें लोगों को फॉलो नहीं करवा सकते। पहले लोग क्या कर रहे थे, जो चर्च ने बोला वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें चेंज होने लगी। बिलीफ इन यूनिवर्सल ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि भाई सन एक है, अर्थ एक है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है। ये नहीं कि हर रिलीजन में अलग अलग थ्योरीज बना दी गई हैं। कुछ ट्रुथ ऐसे होते हैं जैसे प्लैनेट से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, वो यूनिवर्सल होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई कि यूनिवर्सल ट्रुथ पर आप बिलीव करें जो सबके लिए सच है। देन फोकस ऑन साइंस, लॉजिक एंड रैशनल थिंकिंग। साइंस पर फोकस करना स्टार्ट हुआ क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे थे एंड लोग भी उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे। लॉजिक, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक सोच बढ़ने लगी। प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम, ट्रेडिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इंडिविजुअल के खुद के राइट्स, उसकी फ्रीडम। ह्यूमन की प्रोग्रेस और एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि भाई अगर एक ह्यूमन बीइंग है वो करना चाहता है कुछ अच्छा लाइफ में तो करेगा, उसका ट्रेडिशन क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स आए, जैसे आप देखेंगे जॉन लॉक हैं, वॉल्टेयर हैं, रूसो हैं, मोंटेस्क्यू हैं, ये इस टाइम आ रहे थे। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका ज्यादा से है, ठीक है। ये हो रहा था एनलाइटनमेंट। इम्पैक्ट देखेंगे एनलाइटनमेंट का क्या हुआ कि भाई ऑब्वियसली बात है जो चीजें हो रही थी वो बदल जाएंगी। फेथ और सुपरस्टिशन खत्म हो रहे थे, अंधविश्वास धीरे धीरे जा रहा था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रमोटेड साइंटिफिक थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक थिंकिंग प्रमोट हो रही थी। इंडिविजुअल की फ्रीडम, ह्यूमन के राइट्स, उन पर फोकस किया जा रहा था। मोनार्की एंड चर्च के कंट्रोल को चैलेंज किया जा रहा था। क्यों भाई? क्योंकि अब लोगों के अंदर एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, यानी लोगों की सोच बदल रही थी कि हम चर्च की बात नहीं मानेंगे, मोनार्की की बात नहीं मानेंगे, जो राजा कह रहा है वही सही नहीं है। एंड इंस्पायर्ड राइज ऑफ रैशनल एंड सेक्युलर सोसाइटी। और यहाँ पे धीरे धीरे अब लोग बोलने लगे कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए, रैशनल सोसाइटी चाहिए, रिलीजियस सोसाइटी हमें नहीं चाहिए। ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे साइंस, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, रीजन के बेसिस पर सारी चीजें चलें, ठीक है। सो तार्किक एंड धर्मनिरपेक्ष समाज के उदय को प्रेरित किया। राजशाही और चर्च के नियंत्रण को चुनौती दी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर जोर दिया। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज सेकेंड पिलर ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। एनलाइटनमेंट को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और हम चलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जो 1750 से 1850 तक चलता है। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये उसी टाइम आया था जिस टाइम हमारे देश को भी कॉलोनी बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अलग अलग देशों को कॉलोनी बना के वहां के रिसोर्सेज का यूज करके अपनी इंडस्ट्रीज को वो डेवलप कर रहे थे। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज है। इकोनॉमिक चेंज कैसे है कि लोगों का अब जो कमाने का जरिया है वो बदलेगा। पहले लोग खेती बाड़ी करके कमाया करते थे, अब लोग फैक्ट्री में काम करके कमाया करेंगे। सोशल चेंज कैसे है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सिर्फ इकोनॉमिक चेंज नहीं आया, फैमिली सिस्टम भी चेंज होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो हम देखेंगे अभी। सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी से मशीन बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होने लगता। देखो शहर कैसे बने ये आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि इंडस्ट्रीज जब बननी शुरू हुई तो गांव जहां पे लोग रहते हैं वहां से दूर की जगह पे इंडस्ट्रीज को लगाया गया और उसी को शहर बोला गया। अब क्या करेंगे लोग, खेती बाड़ी में तो वैसे ही उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अब वो कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्रीज में जाके रहने लगेंगे, शहरों में वो शिफ्ट होने लगेंगे। एंड दिस इज अर्बनाइजेशन। न्यू क्लास स्ट्रक्चर, पहले भाई एग्रीकल्चर सिस्टम में अलग क्लास स्ट्रक्चर चलता था, अब फैक्ट्री ओनर्स और जो वर्कर्स का क्लास है वो एमर्ज होके आएगा। मॉडर्न सोशल प्रॉब्लम भी आएंगी, लोग शहरों में जाएंगे, स्लम्स बनेंगे, क्राइम होगा। एंड फाउंडेशन फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ वो समझो। इकोनॉमिक चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को काम तो मिल रहा है लेकिन उसके अलावा प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। नगरीकरण हो रहा है, नए वर्ग ढांचे और आधुनिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई जिसने समाजशास्त्र के उदय की नींव रखी। इंपैक्ट देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, सबसे पहले तो फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन हो गया। फ्यूडल सिस्टम एक लैंड बेस्ड सिस्टम था जहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ठीक। ये सिस्टम खत्म हो गया और अब लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रीज की तरफ आने लगे, नया क्लास आएगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म हमें देखने के लिए मिल जाता है। नया क्लास आया, बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआज कौन होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स होते हैं जिनको कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है, और प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं, वर्किंग क्लास होती है, ठीक। अर्बनाइजेशन, ओवर क्राउडेड सिटी। अब भाई इतनी ज्यादा शहरों में कैपेसिटी नहीं है, अभी शहरों को डेवलप करना स्टार्ट नहीं किया गया है
जितने सारे वहां पे लोग आके रहने लगे हैं, तो ओवर क्राउडेड जगह हो जाएगी। पुअर वर्किंग कंडीशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, लोग आएंगे इस उम्मीद के साथ कि उन्हें अच्छा काम मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब है वहाँ पे, ठीक है। लोगों को अच्छी जगह नहीं है रहने की, अच्छा खाना नहीं है, कोई साफ सफाई, कोई सैनिटेशन नहीं है, और एक्सप्लॉइटेशन अलग से हो रहा है, यानी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं 12-12 घंटे काम करा रहे हैं वर्कर्स से और उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ डिस्टर्प्टेड। अब लोग जब गांव से शहर जाएंगे तो गांव में भाई जॉइंट फैमिली रहती है, अब जॉइंट फैमिली ब्रेक हो जाएगी, लोग शहर जाके रहने लगेंगे, तो एक जो कम्युनिटी का बॉन्ड है, इमोशनल सपोर्ट है जो परिवार से मिला करता था, वो सपोर्ट अब नहीं रहेगा और उस सपोर्ट को पाने के लिए लोग गलत रास्ते का सहारा लेंगे। बर्थ ऑफ न्यू सोशल प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत सारे लोग आएंगे भाई, हमें शहरों में काम मिलेगा, काम उनको मिल नहीं रहा, तो अब वो आ गए हैं, अब तो कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, तो क्राइम की साइड वो चले जाएंगे, ठीक है। चोरी चकारी करना, ड्रग एडिक्शन में जाना, इलीगल रास्ते वो अपनाने लगेंगे, बहुत गरीबी भी आएगी क्योंकि आ गए हैं लोग, उनसे अब उनके पास काम नहीं है, वापस वो जाना नहीं चाहते, तो बहुत ज्यादा गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लम आपको देखने के लिए मिलेंगे कि लोग आएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छी जगह मिलेगी, लेकिन अच्छी जगह है नहीं, तो उनको एक ऐसी जगह पे रहने पड़ेगा जहाँ का किराया कम हो, और वहीं से स्लम एरिया डेवलप होना स्टार्ट हुए कि लोग गांव से शहर आए काम ढूंढने के लिए, काम उन्हें मिला नहीं, ठीक है। अब काम मिला भी तो उसकी जो सैलरी है बहुत ज्यादा कम है, वेजेस आर वेरी वेरी लेस, तो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कोई अच्छी जगह रहना, तो यहाँ पे एक वो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे बहुत सारी सेटलमेंट हो, एक बहुत ऐसे घर होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, स्लम आपने देखा होगा, धारावी स्लम, उसी तरह से। फिर आया भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और उसी के अराउंड चलता रहता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, यहाँ पे देश की गवर्नमेंट को चेंज करने की बात की जा रही है, एक पॉलिटिकल और सोशल अपराइजिंग है इन फ्रांस दैट एंडेड मोनार्की, जिसने मोनार्की और फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंड कर दिया, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम अब खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम चल रहा था, मोनार्किकल यानी एक राजा एक रानी होगी और वही सारे डिसीजन लेंगे, मोनार्क, ठीक है। और ये हेरिडेटरी सिस्टम होता है, लोग चुनते नहीं है अपने मोनार्क को, लाइक हम अपने देश में प्रधानमंत्री को चुनते हैं, हम अपने देश में चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, मोनार्क को चुना नहीं जाता, वो जनरेशन बाय जनरेशन यही चलता रहता है, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, यही सब चलता रहता है, ठीक है। फ्यूडल प्रिविलेजेस देखेंगे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस में यहाँ पे 3 एस्टेट सिस्टम अगर हम समझे, ये है क्लर्जी, ये है नोबल्स और ये है कॉमनर्स, ठीक है। अब ये जो क्लर्जी है प्रीस्ट है, जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स पाए जाते हैं, ये प्रीस्ट है। फिर ये नोबल्स हैं, नोबल्स वो लोग हैं जो किंग क्वीन होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, और कॉमनर्स कॉमन लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जो भार था, सबसे ज्यादा जो वजन था वो किस पर था? कॉमनर्स पे था, क्योंकि इनसे ही सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था और ये जो सिस्टम था हेरिडिटरी चलता था। ये सिस्टम यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था तो लोग चाह रहे थे सिस्टम को खत्म करो, क्योंकि कॉमन इंसान है वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो यहाँ पे अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था, यहाँ पे लोग क्या डिमांड कर रहे थे? मोनार्किकल सिस्टम को आप खत्म कीजिए, फ्यूडल सिस्टम को आप खत्म कीजिए, लिबर्टी लेके आइए, हर किसी के पास फ्रीडम इक्वालिटी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, और जिसकी वजह से सोशियोलॉजी आया। अभी पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया भाई? पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये जो कॉमन लोग हैं इनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। सोशल इनइक्वालिटी, 3 जो एस्टेट मैंने आपको बताया, क्लर्जी, नोबल, कॉमनर, ये इसमें सोसाइटी बटी हुई थी। इवन सेटलमेंट भी फिक्स थी कि सबसे जो ऊपर वाली सेटलमेंट होंगी वहां पे क्लर्जी रहेंगे, फिर मिडिल सेटलमेंट में नोबल्स रहेंगे, और सबसे जो लोअर प्लेन्स होते हैं वहां पे कॉमनर्स रहेंगे, ठीक है। राइज ऑफ न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आ रहे थे, बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं वो एमर्ज हो रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छाप रहे थे, लोग उनको पढ़ रहे थे, लोगों की सोच ही बदल रही थी। वीक मोनार्की, और उस टाइम जो किंग लुई वर्थ है, लुई 16, ठीक है, वो गिर रहे थे। लुई 16 क्या कहते हैं, उनकी जो मोनार्की है काफी ज्यादा वीक हो गई, और जैसे ही मोनार्क वीक हुआ लोगों ने भाई आवाज उठानी शुरू कर दी, तो ये हुआ। ये फ्रांसीसी क्रांति है। देखिए जो फ्रांस में हुई, राजशाही और सामंती विशेषाधिकारों को अंत किया गया, आर्थिक असमानता थी, सामाजिक थी, नए विचारों का उदय था, और कमजोर राजशाही हमें देखने के लिए मिलती है। फिर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या हुए? इम्पैक्ट ये हुए कि जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो मोनार्की को खत्म कर दिया गया और इस फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। फिर कौन आएगा भाई? आएगा डेमोक्रेसी, राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट,
देखो पहले क्या होता था, जो ये मोनार्क है यही सब कुछ डिसाइड करते थे, लोगों का से नहीं था, लेकिन अब इंडिविजुअल राइट्स की बात होने लगी। देन देखेंगे आप स्प्रेड ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऐसी चीजें आने लगी। इक्वालिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास आजादी होनी चाहिए, एंड फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। इंस्पायर्ड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स इन यूरोप, ठीक है, जब ये सारी चीजें आ रही थी इसी वजह से यूरोप में पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स आए, ये सारी चीजें हो रही थी। एंड पीपल बिगेन क्वेश्चनिंग अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, अब लोगों ने अथॉरिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। और अथॉरिटी किसकी थी? मोनार्की की। हमें नहीं चाहिए भाई मोनार्की, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेमोक्रेसी, हमें चाहिए लोकतंत्र। सो क्रिएटेड सोशल इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से सोशल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा आई, क्योंकि लोग मूवमेंट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, समाज का जो सोशल ऑर्डर है वो खराब हो रहा है। और लीडिंग थिंकर्स टू स्टडी, बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने इन सारे चेंजेस को पढ़े, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी आ पाई, ठीक है। सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, जिससे विचारकों ने सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन का अध्ययन शुरू किया। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूं, वो जरा ध्यान से देखिए कि सोसाइटी में हम देखेंगे तीन हमने पिलर पढ़े, कौन कौन से पढ़े याद है आपको? सबसे पहला था एनलाइटनमेंट, प्रबोधन काल जिसको हम कहते हैं, हिंदी वाले जरा मैं आपको बताती जा रही हूं। फिर आया आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको कहते हैं आर्थिक रेवोल्यूशन, को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? रेवोल्यूशन को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर थर्ड नंबर पर आता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। बैक टू बैक ये चल रहे हैं, ठीक। अब ये कौन सा बदलाव है? ये हो रहा है इंटेलेक्चुअल चेंज, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कौन सा चेंज हो रहा है? इकोनॉमिक चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन सा चेंज हो रहा है? पॉलिटिकल चेंज। अब हमें एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जो इन सब को पढ़ सके, इंटेलेक्चुअल चेंज को भी पढ़ सके, ये इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल था, पॉलिटिकल चेंज को भी पढ़ सके और इकोनॉमिक्स को पढ़ सके। अब वही वाली बात मैंने बोला था, जहां से शुरू करूंगी वहीं आऊंगी। अब इकोनॉमिक सिस्टम को कौन पढ़ सकता है? इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। पॉलिटिकल चेंज को कौन पढ़ सकता है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। इंटेलेक्चुअल चेंज को चलो हम कहते हैं फिर भी फिलोसफी पढ़ सकता है। लेकिन हमें एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो इन सब को एक साथ पढ़ सके। तो एक ऐसे सब्जेक्ट की जरूरत हुई जो सबको तो पढ़ सके, साथ ही साथ सोशल फैक्टर को भी ज्यादा ध्यान दे सके, तो तभी आता है सोशियोलॉजी। एक ऐसे सब्जेक्ट का इमर्ज किया जाता है जो इन सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ सके। समाज में इतना ज्यादा सोशल डिसऑर्डर हो रहा था, समाज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था किसी को क्या करना है, कैसे इन चेंजेस के साथ एडजस्ट करना है। तभी एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जो इन सब को पढ़ने के लिए तैयार होता है, वो है सोशियोलॉजी, ठीक है। सो 1839 में जो अगस्त कॉम्ट है वो सोशियोलॉजी शब्द को कॉइन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द को कॉइन किया। बिफोर ही कॉल्ड इट सोशल फिजिक्स, ऐसा नहीं है पहली बार ही इन्होंने सोशियोलॉजी नाम दे दिया था, पहले इन्होंने सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स बोला था। ये चाहते थे कि भाई जो सोशियोलॉजी है साइंटिफिक मेथड से सोसाइटी को पढ़े, जैसे नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं। अब साइंटिफिक मेथड का ये मतलब ये नहीं है कि हम लैब में जाके पढ़ रहे हैं, मींस प्रॉपर डेटा यूज करके, प्रॉपर हम ऑब्जर्वेशन यूज करके सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें क्या लगता है हमने सिर्फ वो बता दिया। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म, यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिविज्म का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन, पॉजिटिविज्म क्या कहता है, जो भी नॉलेज है वो नॉलेज किस पर बेस्ड होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशन की, वो ऑब्जर्व किया गया है। एक्सपेरिमेंट कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है। रीजन यानी हम प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉट जस्ट ऑन बिलीफ, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या सोसाइटी में माना जाता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, क्या हमने लॉजिक लगाया है, क्या हमने क्वेश्चन किया है, क्या वो डेटा सही है, इन सब चीजों के बेसिस पर। और आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिविज्म को कॉइन किसने किया? कॉम्ट ने ही किया था, अगस्त कॉम्ट, ठीक। उन्होंने सोशियोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक। सोशल स्टैटिक सोसाइटी के ऐसे पार्ट को पढ़ता है जो स्टैटिक रहता है, यानी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम को पढ़ेगा सोशल स्टैटिक। सोशल डायनेमिक सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को पढ़ता है, स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस एंड प्रोग्रेस, कि भाई फैमिली सिस्टम में क्या चेंज हुआ,
मैरिज में क्या चेंज हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चेंज हुआ, लेकिन सोशल स्टैटिक किसको पढ़ेगा, आज का इकोनॉमिक सिस्टम क्या चल रहा है, ठीक है, सिर्फ एक चीज को पढ़ेगा। और जो सोशल डायनेमिक है ये पूरे के पूरे बदलाव को पढ़ता है। ध्यान रखेंगे सोशियोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले अगस्त कॉम्ट जिन्होंने सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक दिया, बट सोशल स्टैटिक जो बुक है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। हिंदी में देखेंगे अगस्त कॉम्ट जो जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1839 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। एंड आपको कहीं कहीं 1838 भी मिलेगा 1839 की जगह। तो ये क्या होगा, अगर 1839 की जगह आपको 1838 मिलता है तो 1838 सही होगा, क्योंकि दोनों को ही यहाँ पर सही माना जाता है। सोशल फिजिक्स पहले उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। अब बात आती है क्यों सोशियोलॉजी को पहले सोशल फिजिक्स कहा गया और उसको क्यों बदला गया, नाम को क्यों चेंज किया गया। सो अगस्त कॉम्ट फर्स्ट उन्होंने सोशल फिजिक्स यूज किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के लिए। लेटर जो थिंकर्स थे एडोल्फ केटलेट, इन्होंने सेम टर्म को यूज किया था सोशल फिजिक्स को अपने स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए, यानी वो पॉपुलेशन पढ़ रहे थे, डेटा वगैरह पॉपुलेशन के डेटा को पढ़ रहे थे, वो सोशल फिजिक्स को यूज कर रहे थे। लेकिन अगस्त कॉम्ट चाहते थे जब हम एक नई सब्जेक्ट बनाए तो कैसे सब्जेक्ट बनाए जो पूरी तरह से उसका नाम भी नया हो, लोग कंफ्यूज ना हो। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेक हिज सब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, Comte replaced social physics with the new term sociology in 1839। पहले social physics बोला था, लेकिन बाद में उसको बदलकर 1839 में sociology समाज शास्त्र इसको बोला गया, ठीक। तो सांख्यिकी अध्ययन के लिए यूज किया था एडोल्फ केटलेट ने, बाद में अलग पहचान देने के लिए कॉम्ट ने 1839 में सोशल फिजिक्स के स्थान पर नया शब्द सोशियोलॉजी बनाया। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस एंड लोगोस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस एंड लोगोस। सोशियस एक लैटिन वर्ड है, लोगोस एक ग्रीक वर्ड है। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन और सोसाइटी, और एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स भी हम बोल देते हैं, लोगों का एसोसिएशन। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो बन जाएगा सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो, आपको पता लगा हो कि अभी सोशियोलॉजी 1839 में क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी, कौन लेकर आया, अगस्त कॉम्ट लेकर आए जिन्होंने कॉइन किया था सोशियोलॉजी को। दैट्स व्हाई अगस्त कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। तीन पिलर कौन कौन से हैं, तीन पिलर हैं एनलाइटनमेंट, देन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। एनलाइटनमेंट से पहले जो एनलाइटनमेंट का जिसने बेस बनाया था वो था रेनेसा। रेनेसा से पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था, और सबसे पहले हम पुराने टाइम में जाएं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी डार्क एज से, ठीक है। तो फिर से मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने स्टार्ट किया था डार्क एज से, फिर हमने पढ़ा भाई यहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रेनेसा क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल नहीं एनलाइटनमेंट, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दीज थ्री आर पिलर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आपके सिर्फ सीयूटी पीजी में नहीं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल सोशियोलॉजी एग्जाम। एंड आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यही सारी आपको अपडेट मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऐसे ही अब हम अलग अलग नए नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे जो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है सीयूटी पीजी के लिए, जो सोशियोलॉजी के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आराम से आपको सारी चीज समझ आ गई हो, तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो ने आपकी कैसे हेल्प की, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।